देखिए, टेक्स्ट का सिलेबस वटएवर जो भी हो, पेपर जितना मर्ज़ी बड़ा हो, पेपर अगर पास करना है ना, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपने लेके चलनी है, डैट इज़ सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसमें से आपको 20 नंबर तो पक्के पक्के आने हैं और इसमें से भी तकरीबन वो 28 नंबर जो है वो पूछता ही है। आपका पूरा सिलेबस एक तरफ है और 48 मार्क्स जो है वो ये एक तरफ है। अगर आपके ये दो एरियाज़ अच्छी तरह तैयार हो जाएं, आपका पेपर पास है। और जिन बच्चों का भी पेपर फेल होता है, अब कभी भी उनसे पूछें कि हाँ भाई क्या हुआ है, क्यों फेल हुआ है, वो हमेशा किस में मार खाएंगे, इन दो एरियाज़ में ही मार खा के बैठे होते हैं। तो भाईजान, पेपर पास करना सबसे इम्पॉर्टेंट जो एरिया आपने तैयार करना है वो कौन सा है? सेल्स टैक्स का है और बिज़नेस का है। हम स्टार्ट करने लगे हैं सेल्स टैक्स को। अभी आपने जो पहले पढ़ा हुआ है वॉटएवर सब कुछ भूल लें। सेल्स टैक्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जो है वो क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। और इसको आपने साथ साथ करना है, आपने इसको साथ साथ लेके चलना है। आप इसको साथ साथ करेंगे, आपका पेपर जो है पास हो जाएगा। हमारे जो अगले 20 से 25 दिन हैं वो सेल्स टैक्स और बिज़नेस के ऊपर हैं। हम सेल्स टैक्स ख़त्म करेंगे, हम बिज़नेस शुरू करेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी जाएंगे। अगले 20 से 25 दिन में आपका पेपर डिसाइड हो जाएगा कि आपका पेपर पास होता है या पेपर पास नहीं होता। लाइक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बाय द एंड ऑफ जून जो है आपको खुद ये चल देगा पता कि यार आप पेपर में जाके किस तरह से परफॉर्म करने वाले हैं। बिकॉज अगर ये 48 मार्क्स ऑन एवरेज इस एरिया में से आ रहे हैं और अगर आप इस 48 में से 30 नंबर मिनिमम सिक्योर कर गए, आपका पेपर पास है। बिकॉज फिर चैप्टर नंबर 1 है सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वाला, एथिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, रिबेट्स, रिटर्न, असेसमेंट, अपील। भाई इसमें से 20 नंबर लेने पड़ेंगे। वो इतना बड़ा सिलेबस, लॉसेस वगैरह, जिसमें से क्या निकालने, फिर आपने 20 नंबर निकालने हैं। और यहाँ से कितने नंबर निकालने हैं आपने? 30 नंबर निकालने हैं। तो ये दो एरियाज़ जो हैं वो हमने क्या करने हैं, सिक्योर करने हैं। होता क्या है, जो कि आप लोग तो टैक्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ बंदा करवा रहा था तो उसको पता होता है भाई पेपर में आना क्या है, कैसे आना है, कितना आना है। जब बच्चा पढ़ने बैठता है, जब याद करने बैठता है, तो ये सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, रिटर्न, क्या कहते हैं, रिबेट्स, इन चीज़ों पे ना बहुत टाइम लगाता है, बड़ी प्रैक्टिस करता है, सही जिसे जैसे जी जान लगाना वो करता है। लेकिन जैसे ही ये वाले एरियाज आते हैं ना, इसमें वो इतनी प्रैक्टिस नहीं करता, इसमें इतनी एफर्ट नहीं करता, इसमें वो सिलेक्टिव स्टडी करता है। हालांकि इसमें से जो है फॉर श्योर कितना मार्क्स का पेपर आना है आपका, 48 से 50 नंबर का पेपर आना है। तो वो जिस एरिया में से कम मार्क्स टेस्ट होने हैं एज कम्पेयर टू दिस, उसमें वो डबल एफर्ट करता है। जिसमें से ज़्यादा मार्क्स आने हैं उसमें वो क्या करता है, कंपैरेटिव टू देम कम एफर्ट करता है, तो पेपर उसका क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। सेम गोज विद द FAR 1। अगर आपने कभी FAR 1 के एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े हों, कभी भी आपने अगर FAR 1 के एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े हों, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि एग्जामिनर खुद कहता है कि बच्चा ना कुछ एरिया से बड़ा अच्छा काम करता है, बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, और कुछ एरियाज में कुछ भी नहीं कर पाता। जैसे IAS 16, नॉन करेंट एसेट्स, PPE, इसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। उसके कोई, जब आप IAS 16 करने बैठते हैं, कुछ 100 सवाल करके बैठ जाते हैं, ये भी सवाल किया, वो भी सवाल किया, सारा करके बैठे होते हैं। लेकिन जैसे ही बारी NPO की आती है, जैसे ही बारी आपकी कैश फ्लो की आती है, जैसे ही बारी आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की आती है, वहाँ की प्रैक्टिस ही नहीं होती। और पेपर में ये वाला एरिया FA 1 में कितने मार्क्स का होता है? 40 नंबर का होता है। वो हमने किया नहीं होता, और हमने कौन तैयार किया होता है? 240 नंबर किए होते हैं। उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, रिमेनिंग एरिया से परफॉर्म नहीं करते, नंबर हमारे 40 आते हैं। टैक्स में भी ये होता है कि टैक्स में आप बाकी सारे एरिया अच्छी तरह तैयार करते हैं, लेकिन वो एरिया जो आपका आधा पेपर बन रहा है ऑलमोस्ट, सेल्स टैक्स 30 नंबर है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में से आते ही 20 नंबर है। आपके पिछले 7 अटैम्प्ट निकालने, 8 अटैम्प्ट पिछले निकालने, 20 नंबर का न्यूमेरिकल है ऑन एवरेज बिजनेस में से आ रहा है। आप लास्ट टाइम का पेपर निकालेंगे, आपको वहाँ पे जो है वो चल जाएगा पता कि भाई कितने मार्क्स का पेपर आपका आ रहा है। आपके बुक के एंड के ऊपर ना मॉडल पेपर गिवन होगा,
आपकी बुक के एंड के ऊपर ना मॉडल पेपर गिवन होगा। इस मॉडल पेपर पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका दैट वाज द फीस इंटरप्राइजेस, ये आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस में आया 19 नंबर का। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 की आपकी 3 एडजस्टमेंट जो है वो से यहाँ से रिलेट कर रही हैं। तो भाई अगर ये 11 नंबर का है तो 3 एडजस्टमेंट कितने मार्क्स की होंगी? 6 नंबर की होंगी, 25 नंबर हो गए जो इस सिर्फ एरिया से क्या हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं। और अगर आप सेल्स टैक्स में जाते हैं तो सेल्स टैक्स में आपका 20 नंबर का न्यूमेरिकल है सरमाया एसोसिएट का, आपका 9 नंबर की जो है उसमें थ्योरी आई हुई है, तो 29 नंबर यहाँ पे आए हैं। आप खुद देख लें 25 और 29 कितने होते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं? QM पास हुई है कैसे? अकड़ बकड़ अम्बे वो बिस्मिल्लाह हो गया, कैसे किए? 31 तक फिरुल्लाह नहीं, तो कितने होते हैं 25 और 29? 54। अब आपके सामने पेपर है, इस पेपर में 54 नंबर सिर्फ इस 2 एरिया के हैं, बिजनेस के और सेल्स टैक्स के। लेकिन आप कभी इसके एग्जामिनर के कमेंट्स पढ़ेंगे इस अटैम्प्ट के, आप उन्हें देखेंगे तो भाई रो रहा है एग्जामिनर कि बच्चों को बिजनेस नहीं आता था, बच्चों को सेल्स टैक्स नहीं आता था, सेल्स टैक्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है बच्चों को आते ही नहीं थे। तो यहाँ पे उसने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम कि भाई प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों का ये एरिया जो है वो वीक होता है। पेपर पास करना है, इस एरिया को क्या कर लो, अच्छी तरह से तैयार कर लो। अगर ये एरिया आपका अच्छी तरह तैयार हो जाएगा आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे 20 से 25 दिन जो है वो अब इन 2 एरियाज़ के ऊपर है। आपका पेपर मेक एंड ब्रेक यहाँ पे स्टार्ट होगा। सेल्स टैक्स चूँकि हमने शुरू करना है, सेल्स टैक्स में से आपके 2 तरह के सवाल जो है वो आपको पेपर में मिलेंगे। एक आपको मिलेगा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन और दूसरे आपको मिलेंगे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। इन थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी 2 तरह के सवाल जो है वो आपके इन्वॉल्व होंगे। एक होंगे आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और दूसरे होंगे आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो उसने आपको पेपर में गिवन किए होंगे। आप इसको कभी भी एक पर्सपेक्टिव से तैयार नहीं कर सकते कि जी हमने अगर थ्योरी तैयार कर ली है तो न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल तैयार कर दिया थ्योरी छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होगा। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरी का आना लाजमी है, और थ्योरी का मतलब है कि आपको रूल्स का पता होना चाहिए कि कौन से रूल्स हैं, किस तरह आपने अप्लाई करने हैं, कैसे आपने उनको लेके चलना है, रूल्स का पता होना चाहिए। फिर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं उनको रूल्स में लिखना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ पे देखनी है। स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम ना ये कुछ अटैम्प्ट्स का, इसमें स्प्रिंग 25 शामिल नहीं है, ऑटम 24 तक का सेल्स टैक्स का ना एक एनालिसिस से देखते हैं कि इसमें पेपर कितने मार्क्स का आया है। ये जो मैंने अभी आपसे क्लेम किया कि भाई सेल्स टैक्स में बिजनेस का पेपर पास हो जाएगा, क्या ये सही है कि मैं बकवास कर रहा हूँ? इसको हम सपोर्टिवली देखते हैं अपने पास पेपर के एनालिसिस से वो हमें क्या कहता है। ये आपके न्यूमेरिकल्स के मार्क्स हैं, ये आपके किसके मार्क्स हैं, थ्योरी के मार्क्स हैं। भाई आपको सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल ऑटम 24 में कितने मार्क्स का आया था? 20 नंबर का। थ्योरी कितने मार्क्स की आई है? 9 नंबर की। कितने मार्क्स पेपर टेस्ट हुआ? 29 नंबर। स्प्रिंग 24 में 16 का न्यूमेरिकल, 14 की थ्योरी, कितने नंबर आए? 30। ऑटम 23 में 17 का न्यूमेरिकल, 11 की थ्योरी, 28। 19 का न्यूमेरिकल, 9 की थ्योरी, 28। 15 का न्यूमेरिकल, 11 की थ्योरी, 26। 8 का न्यूमेरिकल, 17 की थ्योरी, 25। 17 का न्यूमेरिकल, 13 की थ्योरी, 30। 16 का न्यूमेरिकल, 12 की थ्योरी, 28। अगर आप इसको पूरा एनालिसिस देखें, आप इसका अगर पूरा एनालिसिस देखें तो आपको लग रहा होगा पता कि भाई 16% में 16 मार्क्स जो हैं वो इसमें से क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल का एरिया आ रहा है, और बाकी जो है वो क्या है, हमारे थ्योरेटिकल एरिया जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, गॉट इट। सवाल है मेरा, क्या चीज़ मुश्किल है? न्यूमेरिकल्स मुश्किल होंगे या थ्योरी मुश्किल होगी? चलिए अभी आप लोगों से पूछता हूँ। मैंने आपको कहा कि भाई बच्चे का ये एरिया वीक है, बच्चा इसमें फेल हो रहा है।
सो द सिंपल क्वेश्चन इज दैट कौन सा एरिया उसका वीक आपके ख्याल से होगा, या आपने पेपर करना है जाके किस में उसको मार्क्स नहीं मिलते होंगे, न्यूमेरिकल्स में कि थ्योरी में? आपके सामने न्यूमेरिकल 16 मार्क्स की, थ्योरी जो है 13 मार्क्स की आती है। मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि मैं आपको साबित कर सकता हूँ स्प्रिंग 22 से लेके स्प्रिंग 25 तक हम सारे अटेम्प्ट पेपर पकड़ के ले आते हैं। जो रट्टे वाली थियरी है ना वो लेस देन 10 मार्क्स की आती है, बाकी ये सारी सेल्फ राइटिंग है। आपने रूल याद करना है और आपने उसको लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रूल है कि जी अगर किसी भी इंडिविजुअल का स्टे 183 डेज हो जाए, वो रेजिडेंट है ना, ये आपने रूल्स याद कर लिया। अब इस रूल को अपने वर्ड में लिखना आपने, तो ये अपने वर्ड में लिखनी है, क्रैम नहीं। क्रैम क्या करेंगे, कैसे क्रैम करेंगे? आप तो लॉ पढ़ रहे हैं, आपने तो याद करनी है प्रोविजन, उससे गिवन करना आपको सिनेरियो, आपने क्या करना है उसने सिनेरियो में अप्लाई करना है। जैसे आप कल को डिस्पोजल करते हैं, फॉर्मूला होगा कंसिडरेशन रिसीव माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट गेन आता है। ये आपने फॉर्मूला याद कर लिया कि भाई जो कंसिडरेशन रिसीव हुई है उसमें जो कॉस्ट ऑफ एसेट लेस किया, क्या आया आपके पास? गेन आया। अब ये आपने फॉर्मूला याद किया है, वो आपको जैसा मर्जी सिनेरियो गिवन करे आपने इसी तरह क्या करना है, गेन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ये आपकी एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी आ रही होती है। सवाल मेरा वही है आपसे, मार्क्स कहाँ पे नहीं आते होंगे, थ्योरी में कि न्यूमेरिकल से? बच्चा कहाँ स्ट्रगल करता होगा आपके ख्याल से, बताएं? 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, 13 मार्क्स की थ्योरी है, दोनों में। ये होता है डिप्लोमेटिक, ये डिप्लोमेसी। बच्चे ना कुछ समझते हैं। अभी जब आप लोग जब हम सेल्स टैक्स कर रहे होंगे, जब हम प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे ना, आप लोग कहना यार न्यूमेरिकल आए हैं, न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, न्यूमेरिकल बड़े मुश्किल है, काश न्यूमेरिकल आ जाए, समझ नहीं आ रही, पेपर पास नहीं होता, ये और वो। बच्चे को ना एक आते न्यूमेरिकल्स बड़े हैं, फिर वो जाता कहाँ पे है मशवरा लेने के लिए, एनोनमस बन के हजरत फेसबुक के ऊपर। वहाँ पे उसको वो एम्बेसडर्स मशवरे दे रहे होते हैं जिनका खुद पेपर पास नहीं होता। लिटरली बताता हूँ आपको, जिनका पीआरसी पास नहीं, वो आप किसका मशवरा दे रहे होंगे? कैफ का मशवरा दे रहे होते हैं। जिनका कैफ पास नहीं है वो आप किसके बारे में गाइड कर रहे होंगे? सीफेप के बारे में गाइड कर रहे होंगे। तो ये चीज़ होती है। और फिर वहाँ पे एक मिथ फेमस होते हैं, भाई न्यूमेरिकल्स बड़े मुश्किल होते हैं, उसमें मार्क्स नहीं आते, ये और वो। तो जितने मुँह उतनी ज़बानी होती हैं। लेकिन हम किसी की बात पर यकीन नहीं करते, हम जाएंगे स्टैट्स के ऊपर। बिकॉज अगर किसी चीज़ को स्टैट्स सपोर्ट कर रहे हैं फिर वो चीज़ ठीक है, अदरवाइज वो बात कौन सी है? हवाई बात है। तो मैं आपके सामने ना कुछ स्टैट्स लेके आता हूँ, ये पास्ट पेपर में ये न्यूमेरिकल्स की परफॉर्मेंस है। स्प्रिंग 8, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप वहाँ पे भी एक चीज़ याद रखिएगा कि जिन न्यूमेरिकल्स में एसोसिएट्स लिखा हुआ आता है ना, वो हमारे सेल्स टैक्स के सबसे बड़े न्यूमेरिकल हैं और सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल हैं। मॉडल पेपर आपको सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 जाकर देखें, नाम क्या है उसका? क्या नाम है? कितना नंबर न्यूमेरिकल है? 20 नंबर का। तो आपके सिलेबस में जो भी न्यूमेरिकल्स जिनके नाम के आगे एसोसिएट्स लिखा होगा है ना, वो आपके सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल्स हैं सिलेबस वाइज। इवन हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब भी आपको लगना है समझ के भाई ये बड़े मुश्किल न्यूमेरिकल्स हैं। स्प्रिंग 18 फैज एसोसिएट 80% स्टूडेंट पासिंग मार्क्स सिक्योर करके बैठे। ऑटम 18 आबिद खान वाला सवाल है, अच्छा सवाल है, इसमें एक एडजस्टमेंट बड़ी यूनिक आई हुई है, 84%। ऑटम 19 एमएच एसोसिएट 73% सवाल करने बैठेंगे। सवाल जितना लंबा पूरा बोर्ड हमारा भर जाएगा, सवाल सॉल्व नहीं होगा। कितने मार्क्स हैं? 73%। जेएफ एसोसिएट 74, हादी एसोसिएट 84, जाहिर एंटरप्राइज 78, 3% वाला आया है, कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग आया है। अगर आप इन सब के देखें, आप इन सब के देखें तो एक्सेप्ट ऑटम 22 किसी भी न्यूमेरिकल में आपके लेस देन 50% पासिंग मार्क्स नहीं है। इसका मतलब न्यूमेरिकल में बच्चा जो आ रहा है ना वो मार्क्स निकाल रहा है, पासिंग मार्क्स जो है वो निकाल रहा है आपके सामने। अब देखें जिसमें 84% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं, 70% बच्चों के पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, 80% बच्चों के पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब न्यूमेरिकल में बच्चे पासिंग मार्क्स लेके जा रहे हैं। ऐसे ही है। प्रॉब्लम कहाँ पे? थ्योरी। ये है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब जरा देखिएगा, ये स्लाइड है स्प्रिंग 18
क्वेश्चन नंबर 7 था फेज एसोसिएट का, 80% बच्चों के इस न्यूमेरिकल में पासिंग मार्क्स आए हैं। स्प्रिंग 18 क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरेटिकल क्वेश्चन, 28% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं इसमें। चलें, ऑटम 2020 जेएफ एसोसिएट सवाल का नाम है। 74% बच्चों ने क्या सिक्योर किए हैं इसमें से, पासिंग मार्क्स सिक्योर किए हैं, ऐसे ही है। ऑटम 2020 दो सवाल आए हैं, 17% और 16% पासिंग मार्क्स हैं। भाई 74% और वहाँ पे कितने हैं, 17 और 16% है। चलें, स्प्रिंग 21 हादी एसोसिएट, 84% बच्चों के पासिंग मार्क्स है इसमें। स्प्रिंग 21 सवाल आया था थ्योरेटिकल, 13% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ पे प्रॉब्लम है, थ्योरी में। कहाँ पे, थ्योरी में। पूरे टेक्स्ट में मसला आता ही थ्योरी में। देखिए, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, चाहे सेल्स टैक्स के, जब इनकम टैक्स में हम प्रैक्टिस करने पे आएंगे, तो न्यूमेरिकली शॉर्टकट्स के ज़रिए समराइज वे में मैं आपको इतना कैपेबल कर दूंगा कि आप न्यूमेरिकल्स में स्मार्ट वर्किंग करते हुए पासिंग मार्क्स जो है वो सिक्योर कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स में से आपके नंबर आ जाएंगे, इतना एनेबल कर दूंगा आपको। सवाल इस तरह करना सिखा दूंगा कि भाई सवाल शुरू करो, आपके मार्क्स जो हैं वो इसमें से आ जाते हैं। 50% मार्क्स आपके निकालना ऐसा प्रॉब्लम, इतनी बड़ी चैलेंज नहीं होगा। चैलेंज कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपने खुद याद करना है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जहाँ पे कैलकुलेटर इन्वॉल्व होगा, जहाँ पे वर्किंग इन्वॉल्व होगी, उस कितने हम तरीके कर लेंगे, शॉर्टकट्स निकाल लेंगे। सवाल पढ़ते हुए वैल्यूज़ को प्लेस करना सीख लेंगे, कैसे वैल्यूज़ प्लेस करनी है, कितनी वैल्यूज़ प्लेस करनी है, ताकि आपको सवाल करना आ जाए। हर बंदा प्रेजेंटेड फॉर्म में अगर आ जाएगा तो वो इतना डाटा उसमें प्रेजेंट कर लेगा न्यूमेरिकल में कि वो हर न्यूमेरिकल वाले सवाल में, चाहे इनकम टैक्स का चाहे सेल टैक्स का, वो पासिंग मार्क्स निकाल लेगा। इतना पूरा सेशन में आपको मैं एलिजिबल कर दूंगा। लेकिन मसला कहाँ पे आएगा, थ्योरी के ऊपर। तो आपने क्या याद रखना है, थ्योरी को याद रखना है। क्या याद रखना है, थ्योरी को याद रखना है। थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो आपने याद करनी है। उसके लिए भी तरीक़ेकार होंगे, बुक्स में आपको एक्रोनम समरी सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो याद करना जो है वो किसका काम है, आपका काम है। अगर आप उसको लेकर चलेंगे, आप उसको करेंगे, आपका पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो मैंने आपको आज सेल्स टैक्स के फर्स्ट लेक्चर के ऊपर ही बता दिया है कि भाईजान पेपर इसमें से आना कितने मार्क्स के, आपको वो भी चल गया पता। उस मार्क्स की जो उसने स्प्लिट किया हुआ है, जो उसने डिवीज़न की हुई है, उसमें से मुश्किल एरिया कौन सा है हमने वो भी देख लिया। आसान एरिया तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो भी हमने देख लिया है। तो इसलिए अब हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, थ्योरी। तो जोन सी चीज़ मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, आपने उसको हाईलाइट करना है, आपने उसको मार्क करना है। बिकॉज हम पूरे सेल्स टैक्स में 3 चीज़ों को बार बार जिक्र करेंगे कि यार ये चीज़ ना रीड ओनली है, ये चीज़ क्रैम करने वाली है, और ये चीज़ जो है आपने लर्न करनी है, सीखनी है। जो रीड ओनली होगी इसका मतलब इसको पढ़ लो, सुन लो, इसमें से एग्जामिनर नहीं पूछता। जो क्रैम करने वाली होगी वो आपने रटा मारना होगा, और जो लर्निंग वाला होगा वो आपने कंसेप्ट सीखने हैं, उसको अप्लाई करने जाके उसकी नॉलेज को, जो लॉजिक होगी, जो रीजनिंग होगी, जो रैशनैल होगा, उसको जाके क्या करना है, आपने अप्लाई करना सीखना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको लेकर चल रहे होंगे। ठीक है। अभी जो हमने सेल टैक्स की बात की है, भाई 30 सितंबर का पेपर आना है, तो हम इसको इन 5 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। हम इसको बड़े तरीक़ेकार से लेके चलेंगे। ठीक है। बुक का सीक्वेंस थोड़ा सा आउट होगा, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताऊँगा भाई हमने ये पढ़ा है, इससे तरह से पढ़ा, ताकि आप बुक पे हाईलाइट करते जाएं। हम इनको एक प्रॉपर स्टोरी के फॉर्म में लेके चलेंगे, कहानी की फॉर्म में लेके चलेंगे, कंसेप्ट्स के साथ कंसेप्ट्स को रिलेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसको समझेंगे। तो हमारा सिलेबस जो है ना सेल्स टैक्स का, उसको हमने 5 एरियाज़ में डिवाइड करना है। पहले हम देखेंगे सेल्स टैक्स की डेफिनेशंस को, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, चैप्टर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होगा। इसमें से आपके कुछ जो हैं बेस बनती हैं आगे न्यूमेरिकल्स की, कुछ पेपर में वो सिनेरियो बेस्ड सवाल इसमें से पूछ रहा होता है, ये प्योर थ्योरेटिकल बेस्ड एरिया होगा। फिर हम जाकर देखेंगे सेल्स टैक्स के प्रोविजन सीखेंगे, कैसे अप्लाई होती है, किस तरह से है, कुछ सेल्स टैक्स के रूल्स सीखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपका सेल्स टैक्स डेफिनेशंस
और प्रोविजन ऑन रूल्स, ये 2 चैप्टर्स अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपके 100% न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इन 2 चैप्टर से होते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन, प्रोविजन एंड रूल्स सीखने हैं। अगर आप ये सीखते हैं तो ऑन एवरेज 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल आप यहाँ से कर लेंगे, और इन दोनों चैप्टर में से कोई 5 से 6 नंबर की थ्योरी भी आती है। तो ये सिर्फ 2 चैप्टर हैं। मैं सेल्स टैक्स इतना बड़ा है, उस सेल्स टैक्स में भी सिर्फ हमारी किताब को 2 चैप्टर हैं, एक डेफिनेशंस और दूसरा प्रोविजंस एंड रूल्स। अगर ये 2 चैप्टर्स हमारे अच्छी तरह से तैयार हो जाएं, हमारा न्यूमेरिकल भी हो जाएगा और हमारा प्रैक्टिकल का एक पार्ट भी बीच में से हो जाएगा जो 6 नंबर तक का होगा। उसके बाद जो हमारे 2 चैप्टर होंगे, रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड एंड ऑडिट, इसमें से भी क्या हो रहा होगा, आपको एक पेपर आ रहा होगा, एक सवाल जो है वो आपको आएगा जिसे हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये डिवीजन है हमारी। तो इसका मतलब 30 नंबर में से भी जो 20 से 22 नंबर हैं वो सिर्फ किन चैप्टर से हैं, 2 चैप्टर से। अगर आपके पास बुक है, आप राइट सेल्स टैक्स डेफिनेशन और प्रोविजन एंड रूल्स चैप्टर निकालें, देखें कितने सफ़े बनते हैं, निकालें। तो आपको लग गया होगा पता कि ये गिनती के आपके कोई 30 से 40 सफ़े नहीं बनते, ऐसे ही है। तो अगर ये 30 से 40 सफ़े ही अब शेर तैयार कर लें तो पेपर पास हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं हम सेल्स टैक्स की डेफिनेशन से। उससे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग की तरफ जो है वो जाएंगे और हम इसको फिर डिस्कस आउट करेंगे। लेकिन सेल्स टैक्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। आप पीआरसी करके आ चुके हुए हैं, आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का पता होगा। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो डायरेक्टली आपकी इनकम या आपसे कलेक्ट किया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आपने पैसे कमाए, हमने आपको ही कहा कि तुमने पैसे कमाए हैं, उसके बाद हमें टैक्स दे के जाओ, ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। आपके पास एसेट्स हैं, हमने आपके ही एसेट्स के ऊपर टैक्स लिया, दैट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। आपकी दौलत है, आपकी वेल्थ है, हम उसके ऊपर टैक्स ले रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट टैक्स। जो आपके ऊपर लगा रहे हैं, जो आपसे कलेक्ट किया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स कह रहे होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो हम आपकी इनकम पे नहीं लगाते, जो हम आपके एसेट्स पे नहीं लगाते, हम डायरेक्टली आपसे नहीं ले रहे, बल्कि आपके स्पेंडिंग के ऊपर, आपके खर्चों के ऊपर ले रहे हैं इनडायरेक्टली, उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे आप लोगों में से सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई पैसा नहीं कमाता होगा, खाता होगा, उजाड़ता होगा, लेकिन आप लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। सुबह कॉलेज आए हैं, कुछ ना कुछ खा पी के आए होंगे, कोई सिगरेट पी के आया तो अगर तो सिगरेट ही पी के आया है तो उसके ऊपर टैक्स पे करके आया होगा। गवर्नमेंट के पास तो गया, पिया आपने, टैक्स के पास गया गवर्नमेंट के पास, लेकिन पैसे तो आप कमाते नहीं हैं। तो वो क्या कर रहा है? ये हमारे पास सिस्टम होता है कि जिसमें हम डायरेक्टली आपसे टैक्स नहीं निकलवा रहे, आपकी इनकम पे नहीं लगा रहे, उसको नहीं सरोकार कि भाई ये पैसे कमा रहा है, ये पैसे नहीं कमा रहा, लेकिन फिर भी टैक्स उससे लेके जा रहे हैं। जैसे एक बंदा वाइट कलर जॉब कर रहा है, कहीं मैनेजर है या कहीं पे सैलरी उसको मिलती है, उसकी सैलरी बैंक में आती है, उसकी इनकम बैंक में आती है,
गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है कि भाई इसने इतने पैसे कमाए हैं, उसकी इनकम की असेसमेंट हो के बैंक स्टेटमेंट चेक करवा के बैंक से पता करवा के उस पर क्या करवा सकती है गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा सकती है। एक भिखारी भी है, भिखारी कितने पैसे कमाता होगा ऑन एवरेज एक दिन में? चले वो किसी प्रीमियम इशारे पे खड़ा हुआ है, इशारा भी कर लें आप नहर वाला, चलें एक भिखारी जो नहर के इशारे पे खड़ा हुआ है शेख ज़ैद वाले पे, वो पर डे कितना कमाता होगा ऑन एवरेज? चले अजम्पशन लेते हैं 3,000 पर डे कमाता होगा, महीने का कितना हुआ? स्टाइपेंड कितनी है आप लोगों की? है ही नहीं अभी तो, अभी वो भी नहीं है। तो देखिए भाई पैसे तो भिखारी ने भी कमाए हैं। ऐसे है आपके कॉलेज के सामने एक बंदा फ्राइज़ बेच रहा है, ठीक है, उसने स्टॉल लगाया हुआ है, उसकी फैक्ट्री रोज़ चल के फैक्ट्री लेके आता है, अपनी फैक्ट्री के शटर खोलता है और फ्राइज़ बेचता है। उसकी रोज़ की दिहाड़ी कितनी होती होगी? वो 5 से 6 हज़ार प्रॉफिट निकालता होगा रोज़ का, जितनी उसकी सेल्स होती है, क्योंकि वो तो हब में बैठा हुआ है। यहाँ पे एक कॉलेज, 2 कॉलेज, 3, 4, 5 कॉलेज के बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है। वो पैसा कमाता होगा कि नहीं कमाता होगा? एक जो गली मोहल्ले में हॉकर फिर रहा है, सब्ज़ी वाला वाजे लगा रहा है, सब्ज़ी बेच रहा है, पैसे कमाता होगा, प्रॉफिट भी होगा। लेकिन इनके पैसों की असेसमेंट नहीं है गवर्नमेंट के पास कि भाई इस जो बाहर बैठा है फ्राइज़ वाला, इसने कितने की फ़्राइज़ बेची हैं, कितने फ़्राइज़ पैसे कमाए, नहीं पता गवर्नमेंट को। लेकिन साथ ही यहाँ पे KFC है, साथ ही यहाँ पे आपके मैकडॉनल्ड्स भी है। अगर मैकडॉनल्ड्स फ़्राइज़ बेच रहा है, उसकी महीने में जितनी फ़्राइज़ बिकी होंगी, कितने की बिकी हैं, उसका पूरा जो रेवेन्यू है उसका रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास होगा। ऐसा है कि नहीं? तो भाई ये अगर इस तरह से है तो हमारे पास तो दुनिया में, पाकिस्तान में तो लोग भरे हुए हैं कि कुछ लोगों की हम इनकम की असेसमेंट कर सकते हैं, कुछ लोगों की हम इनकम की असेसमेंट नहीं कर सकते। अब आपके पास KFC वाला है, उसने जी इतने की फ़्राइज़ बेची, उसने महीने की 2 लाख की फ़्राइज़ बेची, आप उसको पकड़ सकते हैं कि तुम्हें 2 लाख रुपये आया, हमें इस पर टैक्स दो। लेकिन ये बाहर बैठा है बंदा, ये जो इसने लगाया स्टॉल लगाया हुआ है, आप इसको कैसे पकड़ेंगे? तुमने कितने की फ़्राइज़ बेची है? वो तो कैश पे बेच रहा है। माइट भी अगर KF ने 2 लाख की फ़्राइज़ बेची है, इसने 5 लाख की बेची हो, बट इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। कोई डॉक्यूमेंटेशन है? कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। लेकिन आप जाकर टैक्स किससे लेंगे? KFC वाले से, उसके पास रसीदें हैं, इसे टैक्स नहीं ले सकते आप इसकी इनकम के ऊपर। तो फिर क्या करेंगे? फिर ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, कि फिर ठीक है, तो हम तुम्हारी इनकम की असेसमेंट नहीं कर सकते, हम भिखारी की इनकम की असेसमेंट नहीं कर सकते, हम ये हॉकर की, स्ट्रीट वेंडर्स की इनकम की असेसमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, फिर क्या करेंगे? खर्च तो करेंगे, ये इसे पैसा कमाया है, खर्च तो करेगा, आटा लेगा, चीनी लेगा, दाल लेगा, घी लेगा, बिजली का बिल पे करेगा, पेट्रोल लेगा, खर्च करेगा। हम क्या करेंगे? हम इनकी स्पेंडिंग के ऊपर जो है वो क्या कर रहे होंगे? फिर टैक्स लगा रहे होंगे। फिर डायरेक्टली नहीं, बल्कि हम क्या लेंगे इनसे? फिर इनडायरेक्टली टैक्स जो है वो कलेक्ट कर रहे होंगे। वो इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और सेल्स टैक्स के मोड में कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमने क्या करना है, यहाँ पे सारा सीखना है। जब हमारा सेल टैक्स ख़त्म होगा, आपको समझ लग जाएगी कि पाकिस्तान में जो आज के दिन एक बच्चा पैदा हुआ है, जब उससे पहले हुआएँ की है ना, तो जब उसका आपने फीडर लिया है, उसके ऊपर भी टैक्स गवर्नमेंट को पे हुआ है। और जो आज यहाँ पे बंदा मरा है पाकिस्तान में, जो उसके जनाजे करके गुलाब आया है, उस पर भी क्या हुआ है? टैक्स पे हुआ है। तो आपकी पैदाइश से लेके वफात तक गवर्नमेंट के पास क्या जा रहा है? आपका टैक्स जो है वो जा रहा होता है। कैसे? वो हम यहाँ देखेंगे। बिकॉज जो बंदा पैदा हुआ है, खाएगा, पिएगा, खर्च करेगा, बड़ा होगा, और मरते दम तो क्या करना है? उसने खर्च ही करना है दवाइयों पे, बीमारियों पे, तो वो एक्सपेंसेस करता रहेगा, उस पर गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स जो है वो ले रही होगी। तो जब हमारा सेल्स टैक्स ख़त्म हो जाएगा, कोई हमारे 2 से 3 हफ्ते जो है वो सेल्स टैक्स के ऊपर है, जिसमें विद प्रैक्टिस हमने शामिल की है, तो आपको समझ लग जाएगी कि पाकिस्तान में सेल्स टैक्स का निज़ाम किस तरह से हम लेके चलते हैं और कैसे हम इसकी टैक्सेशन वगैरह जो है वो कर रहे होते हैं। लेकिन सेल्स टैक्स को समझने के लिए ना, जब सेल्स टैक्स पढ़ना है तो आपने इनकम टैक्स को बिल्कुल भूल जाना है। सेल्स टैक्स में हमारा कोई प्रॉफिट से, कोई इनकम से कोई सरोकारा भी नहीं है। ये प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, वो अभी हमने भूल जाना है। हमारा सिर्फ 2 चीज़ों सरोकार है, सेल्स, परचेज, दैट्स इट। तो सेल्स टैक्स को समझना है, लेकिन उसके लिए ना सेल्स टैक्स का ताल्लुक जो है वो बहुत ही करीबी है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ।
इसके साथ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ ये बहुत ही क्लोजली रिजेंबल करते हैं। ज़रा मुझे एक बुनियादी सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखवाएं, कैसे आता है आपके पास? सेल्स आती हैं, ऐसे ही है ना? सेल्स में से हम क्या लेस करवाते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें हमारे पास होता है ओपनिंग स्टॉक, इसमें हम ऐड करते हैं परचेजेस, इसमें से लेस करवाते हैं हम अपना क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरे पास क्या आ जाती है? मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है। इसके बाद इसको अगर मैं लेस करवाऊंगा, मेरे पास क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है? ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होता है। फिर इसमें से जीपी में से जो मैंने एक्सपेंसेस वगैरह किए होते हैं, जो मैंने अपने एक्सपेंसेस किए हैं, जो मैंने अपने अखराजात वगैरह किए हैं, वो मैं लेस करवाता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है? नेट प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? सेल्स टैक्स का ताल्लुक इसके साथ है। कैसे? ये सेल्स हम किसको करते हैं? कस्टमर को। मतलब अगर ये आपका बिजनेस है और ये एक कस्टमर है, कस्टमर आया, ठीक है, वो क्या देगा आपको? पैसा देगा। आप बदले में क्या देंगे? गुड्स देंगे। तो सेल्स ऐसे होती है। तो जब आप सेल्स करते हैं, सेल्स के वक्त जब कस्टमर से टैक्स रिसीव करते हैं, उससे क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। हम जो सेल्स टैक्स की सारी कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस के लिए कर रहे हैं। कस्टमर के लिए नहीं, किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस के लिए कर रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल आज जाते हैं बेकरी के ऊपर, आप जाके बेकरी से केक परचेज़ करते हैं, आपको बिल आएगा, लिखा कि भाई ये केक की कीमत है, इसके ऊपर इतना टैक्स आपने पे किया। तो बेकरी वाले ने जब आपको सेल्स की हैं, उस पे जो वो आपसे टैक्स रिसीव कर रहा है, उसको वो क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। और जब ये बेकरी वाला सामान ख़रीद के लाया होगा, भाई वो जिससे ख़रीद के लाया है वो टैक्स पे करके आया होगा, तो वो जो उसने पे किया होगा ये परचेजेस के ऊपर, या जो अखराजात कर रहा है, बिजली का बिल पे कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, बिजली के बिल टैक्स लगा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स। तो जिस तरह सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करते हैं, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, सेल टैक्स में क्या होता है? आउटपुट टैक्स में से हमने इनपुट टैक्स जो है वो लेस करवाना है। मेरे पास क्या आनी है? मेरे पास आनी है सेल्स टैक्स लायबिलिटी। क्या आनी है मेरे पास? सेल्स टैक्स लायबिलिटी। और हमने इस सेल्स टैक्स में इसे ही क्या करना है? कैलकुलेट करना है। दिस इज़ द मेन थिंग। ये चीज़ जो है वो हमने क्या करनी है? पूरे सेल्स टैक्स में सीखनी है। आने लगो। तो व्हाट इज़ आउटपुट टैक्स? जब आपने सारी बार पहली बार टैक्स पढ़ना है दुकान के पर्सपेक्टिव से, कारोबार के पर्सपेक्टिव से। हम कस्टमर हैं रोज़मर्रा के, हम अपने पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहे, हम किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं? दुकानदार के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ आउटपुट टैक्स? कि दुकानदार ने जब एक चीज़ सेल्स की है, उस वक्त जो कस्टमर से वो टैक्स कलेक्ट करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स कहते हैं। फिर दुकानदार फॉर एग्जांपल ये मार्कर जो है ये बेच रहा है, मैं मार्कर ख़रीदने गया, उसने कहा ये 25 रुपये का मार्कर है, मैंने कहा ये लें 25 रुपये। उसने कहा सब्र करो भाई, 25 का मार्कर और 5 रुपये का टैक्स भी हमें पे करो। तो उसको मैंने कितने रुपये पे किए? 30 रुपये। उसने जो 5 रुपये मेरे से वसूल किए हैं इस मार्कर के ऊपर, वो क्या कहलाएगा उसके लिए? आउटपुट टैक्स। अब जाहिर बात है दुकानदार भी ये ख़रीद के लाया होगा मार्कर बेचने के लिए मुझे, तो वो ख़रीद के लाया होगा, जिससे भी लेके आया होगा, उसने टैक्स पे किया होगा? नहीं पे किया होगा ना पे। जो उसने पे किया होगा वो क्या कहलाएगा उसके लिए? इनपुट टैक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स कहलाएगा। तो जो आउटपुट टैक्स दुकानदार लेगा
फॉर एग्जांपल उसने 5 रुपये लिए हैं, उसने इनपुट टैक्स पे किया था 2 रुपये, तो 5 में से 2 रुपये लेस करवाएगा, रिमेनिंग कितना आता है 3 रुपये आता है। ये उसकी लाइबिलिटी होगी जो उसने क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करनी है। तो बेसिकली हमने ये सारा कैलकुलेट करना इसमें सीखना है। कैसे कैलकुलेट करनी है, क्यों लेस करवाना है, सारा क्यों नहीं पे करना, लाइक 5 क्यों नहीं पे कर रहे, 3 क्यों पे कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो है वो हमारा सेल्स टैक्स में हम सीखेंगे। लेकिन सवाल क्या है, हमारा मकसद क्या है कि हमने सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। हम जाके सीखेंगे इसको आगे कि आउटपुट टैक्स का क्या मतलब है। पाँच ही जाएंगे, 2 जो उससे पहले पे किए थे वो चलेगी। 2 रुपये जिसने पहले दूसरे को पे किए थे उसने क्या किया था, 2 रुपये लेके जमा करा दिए, इसके 3 रुपये लेके इसने अब जमा करा दिए, तो जाने 5 ही हैं। गवर्नमेंट के पास 5 रुपये जाएंगे, कैसे जाएंगे वो हम देखेंगे सप्लाई चेन में। गवर्नमेंट के पास पूरे 5 रुपये ही जाएंगे, उसको हम देखेंगे कैसे जाते हैं, पूरी सप्लाई चेन पढ़ेंगे कि अगर 5 रुपये हैं हुकूमत के पास 5 रुपये जाते हैं पूरे, कैसे जाएंगे वो हम देखेंगे किस तरह से जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमने सीखना क्या है इसमें, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या होता है, जो हम किससे लेते हैं, कस्टमर से लेते हैं। जैसे आप लोग आज सुबह बाइक पे आए, पेट्रोल डलवा के आए होंगे, नहीं पेट्रोल डलवाया होगा, पैसा लाया है, सही है। चलिए आप पेट्रोल डलवा के आए हैं, तो जब आपने पंप पे पेट्रोल डलवाया, क्या उस पेट्रोल की कीमत में सेल टैक्स शामिल होता है ना, तो आपने पे किया ना, आपने से पे किया, तो पंप वाले के लिए क्या था, वो आउटपुट टैक्स था। क्या था, आउटपुट टैक्स था। अभी आप जाते हैं, आप जाएंगे केक्स एंड बेक्स वाले के पास, जाके उससे एक पेस्ट्री ख़रीद ले, आपने पेस्ट्री खरीदी, आपको इनवॉइस देगा, उस इनवॉइस के ऊपर जो वो आपसे टैक्स ले रहा होगा वो क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स, क्योंकि वो किससे लिया, उसने कस्टमर से लिया है। किससे लिया है, कस्टमर से। और वही केक्स एंड बेक्स वाला जब वो पेस्ट्री कहीं से ख़रीद के लाया होगा या उसने पेस्ट्री बनाई होगी, तो वो भी टैक्स पे करके आया होगा। भाई जहाँ से आटा लिया है, मैदा लिया है, वहाँ टैक्स पे किया होगा, जहाँ से चीनी ली है वहाँ टैक्स पे किया होगा, तो उसने भी टैक्स पे किया होगा। तो जो उसने पे किया होगा वो उसके लिए क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहलाएगा। तो लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होनी है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स से मेरे पास क्या आ जाएगा, सेल्स टैक्स लायबिलिटी आ रही होगी। हम वो सप्लाई चेन कल बनाएंगे, हम कल सप्लाई चेन पूरी बनाएंगे कि इंपोर्टर से लेके एंड कंज्यूमर तक किस तरह गवर्नमेंट के पास टैक्स पूरा पहुंचता है। ठीक है, क्लियर है ये। तो ये चीज़ हमारी जो है वो हमने क्या करनी है, सेल्स टैक्स में सारी सीखनी है। तो इसका ताल्लुक किसके साथ है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी 2 एलिमेंट, सेल्स एंड परचेज के साथ। क्योंकि हम सेल्स कस्टमर को करते हैं, तो जो हम कस्टमर से लेंगे वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स। और परचेज़ हम खरीद के लाए होते हैं, जो परचेज के वक्त हमने पे किया होता है वो मेरे लिए क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स जो है वो कहला रहा होता है। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स मेरे पास क्या आ जाएगी, सेल्स टैक्स लायबिलिटी आ रही होगी। ठीक है, इसको जो वाइंड अप करते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 18। कल कुछ डेफिनेशंस और उसके साथ कुछ कंसेप्ट्स, और कल हम एक बेसिक सप्लाई चेन बनाएंगे कि सप्लाई चेन होती क्या है और किस तरह से ये चीज़ चलती है, कि भाई टैक्स कौन कैसे पे कर रहा है, गवर्नमेंट के पास कैसे जा रहा है। आप दे के आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 रुपये की चीज़ ली है और आप 20 रुपये टैक्स दे के आए हैं, तो वो क्या 20 रुपये गवर्नमेंट के पास जाते हैं या 10 रुपये जाते हैं, ये कैसे जाएंगे, कल हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो कल का लेक्चर जो अगले 2 से 3 लेक्चर हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपकी सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग पे हेल्प करेंगे। वंस आपका कंसेप्ट बिल्ड हो गया, आपको समझ लग गई, फिर चीज़ें जो हैं वो आपके लिए क्या होंगी, सेल्स टैक्स में आसान होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है।